देखिए, न्यूकमर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि आप मार्केट में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, बट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कीजिए, रादर ओके। देन स्पेसिफिकली लुकिंग एट स्टॉक पिकिंग। अब जो लोग इस वीडियो को आज सुन रहे हैं, वो ये कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से उस सेगमेंट पे पहुंचे जहाँ पे हम किसी स्टॉक का नाम लें, वो फौरन से साथ में अपना कोई टूल खोलें, उसके नंबर्स देखें और फिर सोचें ये ठीक है या नहीं, और आपके और मेरे बारे में और इस इंटरव्यू के बारे में ओपिनियन बनाएं, रादर देन थिंकिंग कि मोबाइल लेने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस कर लेते हैं, उनको पता होता है कि मुझे कैमरा क्या चाहिए मुझे, पर शायद कंपनीज में इतना नहीं दिखते। मैं अगर 4,600 कंपनियां हैं और इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, मैं हर चीज को नहीं जान सकता। जिस भी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके पास एक मोनेटाइजेबल एसेट है। बहुत सारी मेरी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें उनका मोनेटाइजेबल एसेट उनका लैंड होता है। हम सोशल मीडिया पे बार बार चीजें देखें, वो हमें कुछ करने के लिए मजबूर करें। स्टॉक मार्केट वीडियो गेम नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको दोबारा लाइव्स नहीं मिलती हैं कि आपका प्लेयर अगर मर गया आपको दोबारा लाइव्स नहीं मिलती। तो मैं टीवी पर आने वाले स्टॉक से, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस होने वाले स्टॉक से, बहुत ज्यादा एट अ सेक्टर लेवल बढ़ने वाले इंडस्ट्रीज से मैं बहुत दूर रहता हूँ। बट मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे लेने के बाद मुझे 3 से 6 से 8 महीने में ये सोचना पड़े कि यार कहीं पे फंस गए, अब इससे निकल जाए। हे हाय गाइस, वेलकम इन्वेस्टिंग विद अपसर्च पे। आज हमारे गेस्ट है करण राजपाल। ये एक प्रोफेशनल मार्केटियर है प्लस एक वैल्यू इन्वेस्टर है। तो आज हम लोग इनसे इन्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, स्टॉक्स के बारे में समझेंगे। तो ये वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखना, आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलने वाले हैं। तो हाय, वेलकम करण। थैंक यू फॉर इट्स अ हैविंग मी। प्लेजर टू वेलकम करण। मेरा भी नाम करण ही है। तो अब मुझे आपके जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका जर्नी कैसे रहा है, आप इन्वेस्टिंग में कैसे आए, और आप साथ साथ एक प्रोफेशन भी कर रहे हो, मतलब कुछ काम भी कर रहे हो। तो काफ़ी सारे लोग काम भी करते हैं प्लस इन्वेस्टिंग भी करते हैं, तो ये जर्नी सबको शायद उनके जैसा लगेगा। मेरे केस में इन्वेस्टिंग शायद काम करना शुरू करने से पहले शुरू हो गया था। आई एम अ सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर। माय फादर्स बीन into the market since I think mid 80s. So स्टॉक मार्केट से एक बहुत पुराना हमारा फैमिली का रिलेशनशिप रहा है। मेरा जो अपब्रिंगिंग था उसमें क्योंकि तब स्टॉक मार्केट पूरा मैनुअल हुआ करता था, तो I used to spend a lot of time supporting my dad with paperwork. Like it literally started from going to the bank at the age of 8 or 10 to basically deposit dividend checks. उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रांसफर होने के लिए डीड्स भर के भेजनी होती थी, तो वो सब काम करना। उस टाइम ऑब्वियसली मार्केट के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, बट इट वाज ऑलवेज अराउंड। And over a period of time, I chose marketing as a career, and I worked in different kind of companies. But घर पर एक जो एनवायरनमेंट है वो इसी चीज का है कि पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, नेसेसरीली इसलिए नहीं कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, बट किसी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है या बिजनेस में क्या हो रहा है जनरल, उसको समझना। एंड देन आई थिंक दैट ट्रांसलेट्स टू व्हाट यू डू इन द स्टॉक मार्केट। तो मेरे लिए आई थिंक ये बता पाना मुश्किल है कि मैं जॉब के साथ इन्वेस्टिंग करता हूँ या इन्वेस्टिंग के साथ जॉब करता हूँ। वो थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज फॉर मी दैट स्टार्टेड फर्स्ट, ट्रू। या। तो जर्नी आपने जैसे स्टार्ट किया था कि आप एक कुछ काम कर रहे थे और उसके साथ साथ आपने इन्वेस्टिंग ऑब्वियसली आपकी फैमिली से ही आया आपके पास। तो आपने सीखना कैसे स्टार्ट किया, मतलब आई वुड जस्ट क्यूरियस टू नो कि स्टॉक मार्केट के बारे में घर से तो पता ही था, बट इन डेप्थ हम लोग हमेशा इंक्लाइंड होते कि कुछ मैं नॉलेज लूँ। तो आपने बुक्स या कैसे रेफर किया, या हाउ यू स्टार्टेड दैट? I think थोड़ा funny था because I started working right out of school. Like I got out of the school like 3 months later. My dad said, "This is what our business is. ये आप सैंपल्स लीजिए और जाके इसको आप डीलर से मिलना, रिटेलर से मिलना शुरू कीजिए और इसको बेचना शुरू कीजिए।" इनकम फैमिली इनकम था, तो जैसे मैं 18 साल का हुआ तो मेरा भी अकाउंट खोला गया, तो मेरे नाम से कुछ शेयर्स लेने चालू किए। तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कभी कुछ साइन करना होता था या स्टेटमेंट लेके आनी होती थी, तो एक क्यूरियोसिटी होती थी कि मेरे अकाउंट में क्या शेयर्स पड़े हैं, उनका क्या वैल्यू हुआ, वो वैल्यू क्यों बढ़ा। तो आई थिंक एक बहुत बेसिक अट्रैक्शन वहां पे हो जाता है कि आपने कोई चीज 100 रुपए की ली है, वो आज 120 रुपए की दिख रही है, तो आप कहते हैं यहाँ पे कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। फिर वो कंपनीज देखी। उस टाइम पे बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट्स घर पे आया करती थी, तो मेरे फादर हर टाइम वो पढ़ रहे होते थे। बिजनेस न्यूज़पेपर्स उस टाइम में 4 से 5 हमारे घर पर आया करते थे।
एंड माई फादर वॉज ऑलवेज रीडिंग ऑल द टाइम. मतलब डिफॉल्ट उनका जो था वो बैठ के बस पढ़ ही रहे हैं. घर के काम में, बिजनेस में उनका इतना ज्यादा ध्यान कभी नहीं रहा है. सो ही इज अ लिटिल स्कॉलरली इन दैट रिस्पेक्ट, जबकि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, बट मार्केट को लेके एक वो था. वहां से आई थिंक एक आप जो देखते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, वो एक आई थिंक स्टार्टिंग थी. वो कब एक इंटरेस्ट में बदल गया वो बताना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक दैट्स हाउ द जर्नी हैपेंड. पर ऐसा कहा जाता है कि फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा ज़्यादा टफर है क्योंकि आपको नंबर्स के अलावा मतलब सिर्फ नंबर्स को जानना या बैलेंस शीट को समझना, तो एक फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत होती है. तो ये फाइनेंशियल नॉलेजेस रखना या ये रेशियोज़ के ऊपर जो भी बातें होती है फंडामेंटल्स में, तो ये सारों के लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है या ऐसा कुछ नहीं कि एक बिजनेस माइंडसेट ही काफ़ी रहेगा? देखिए, मैंने ग्रेजुएशन भी बिजनेस मैनेजमेंट में किया और मेरा एमबीए एडवर्टाइजिंग में है. ये दोनों चीज़ें मैथ्स से बहुत दूर हैं. मैं आज भी अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ये बोलता हूँ कि अगर मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसमें मैथ्स के बहुत ज़्यादा अगर मार्क्स होते तो मुझे वो एडमिशन नहीं मिलता. आई डिड अ अनकन्वेंशनल एमबीए, आई डिड नॉट डू एन आईएम एंड ऑल दोस, क्योंकि मेरे उतने नंबर आ नहीं सकते थे. तो मैथमेटिक्स आई थिंक ज़रूरी नहीं है, अकाउंटिंग ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है. और देखिए, रेशियोज स्टॉक मार्केट में कॉन्टेक्स्ट में देखे जाने चाहिए, रादर देन उनको हम सिर्फ इस चीज़ से देखें कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है. आप उसको उस इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनी से कंपेयर करेंगे, उस इंडस्ट्री के अलावा जो एडजेसेंट इंडस्ट्रीज हैं, क्या वैल्यू चेन है, उन सब से आप देखेंगे, फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि क्या हो रहा है. और एक कंपनी को जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो करीबन 17, 18, 20 रेशियोज हो सकते हैं, और वो अपने आप में भी एक दूसरे से काउंटर हो सकते हैं. तो आप जब कोई कॉल ले रहे हैं, आप एकदम मैथमेटिकल कॉल नहीं ले सकते. मैथमेटिक्स में से अगर मैं कोई एक कॉन्सेप्ट उठाऊंगा तो वो प्रोबेबिलिटी है, कि आपको प्रोबेबिलिटी को समझना है और एक प्रोबेबिलिस्टिक डिसीजन लेना है रादर देन एक डिटर्मिनिस्टिक डिसीजन. ट्रू ट्रू. मैं कोरिलेट कर सकता हूँ आप जो बता रहे हो. मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो लोगों का व्यू देखने का ये हो जाता है कि बीइंग अ सीए तो हमें पता है बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस. अकाउंटिंग एक तो हमारे एजुकेशनल का कोर पार्ट ही था, तो समझता कि कैसे बनाया गया है, फिगर्स कैसी आई है, उनका रेशियोज का क्या इंपॉर्टेंस है. बट एक न्यू कमर है मार्केट में, उन लोगों ने क्या देखना चाहिए? मतलब अगर फंडामेंटल एनालिसिस अगर किसी को करना है, कोई अगर कंपनी को स्टडी करना है, तो उन्होंने कैसा स्टार्ट करना चाहिए उनका जर्नी? देखिए, न्यू कमर्स के लिए मैं ये कहूँगा कि पहले मैं स्टडी से पहले कहूँगा कि आप मार्केट में आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, बट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कीजिए, रादर देन स्पेसिफिकली लुकिंग एट स्टॉक पिकिंग. उसका सिंपल रीज़न ये है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए, कॉन्फिडेंटली करने के लिए, जहाँ पे आउटकम्स बहुत डायरेक्ट हैं, आप आज 1 रुपया लगाते हैं, वो कल 80 पैसे या 1 रुपये 20 पैसे हो सकता है. एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए. वो नॉलेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनती है, सिर्फ डेटा को देख के हम वो नहीं कर सकते. अब अगर आज आप और मैं कहें कि हम जाकर किसी साइंटिफिक फील्ड में कुछ काम करना शुरू करेंगे, उनकी जितनी भी साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो वो हमारे सामने भी पड़ी हो, तब भी हम वहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकते. स्टॉक मार्केट आई थिंक एक सिमिलर ही फील्ड है. जस्ट बिकॉज द नंबर्स आर अवेलेबल एंड एक्सेसिबल डजंट मीन वी कैन गेट मीनिंग आउट ऑफ दैट. सो अगर किसी इंडिविजुअल को ये काम करना है, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जर्नी स्टार्ट करे खुद का. उसके अलावा फिर जहां पर भी वो काम करते हैं, जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो उनका बिजनेस है, उसमें कुछ ना कुछ लिस्टेड कंपनीज होंगी. उनको समझना कोशिश करें कि अगर वो कहीं पर जॉब कर रहे हैं, उनकी कंपनी क्या करती है, उनके वेंडर्स क्या करते हैं, उनके सप्लायर्स क्या करते हैं, उनके कस्टमर्स अगर दूसरी कंपनीज है तो वो क्या करती हैं. आई थिंक वहां से एक जर्नी स्टार्ट होती है कि कोई इंडस्ट्री कैसे बनती है, उस इंडस्ट्री में कोई प्रॉफिट पूल होता है, वो क्यों होता है, वो इंडस्ट्री अगर ऊपर चढ़ती है या नीचे उतरती है तो उसका रीजन क्या होता है. वहां से एक बहुत कॉमन सेंस व्यू पहले बनाए, उसके बाद नंबर्स को देखना शुरू करें, और फिर सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग वहां पर पहुंचते हैं जहां पे हम कहते हैं कि हम 1, 2, 3, 4 इंडस्ट्रीज को अच्छी तरह से समझ पाते हैं. अब अगर मैं भी अपनी इन्वेस्टिंग आज की डेट में करता हूँ, मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मुझे ये पता हो कि कौन सी इंडस्ट्री मुझे समझ में नहीं आती, रादर देन सेइंग कि मुझे इस इंडस्ट्री की मास्टरी है. बिकॉज मेरी मास्टरी जरूरी नहीं है रिटर्न्स में ट्रांसलेट करे, बिकॉज जिस इंडस्ट्री में मेरी मास्टरी है वो इंडस्ट्री आज की डेट में नहीं चल रही. तो आई थिंक ये फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है अपने दिमाग में कि हमें किस तरह की कंपनीज, किस तरह के सेक्टर्स में घुसना है, फिर वो नंबर्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट दे स्टार्ट मेकिंग सेंस. सर बहुत ही वंडरफुल एडवाइस दिया, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था, क्योंकि बहुत बार यही होता है कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग बोलते हैं कि कंपनीज को समझे,
और नंबर से एक बात है, जैसे आपने बताया, तो हम लोग समझो वही फील्ड से है, आप इन्वेस्टिंग करते हो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव हम लोग ये एनालिसिस Yeah. को जानते हैं। पर ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात आती है कि बिजनेस को समझो, प्रोडक्ट को समझो, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपको जो बिजनेस समझता है, आप जिसमें हो, उसके वेंडर्स के थ्रू, आपके बिजनेस के थ्रू, वैसी की लिस्टेड कंपनीज को ऑब्जर्व करो, समझो। ये ज़्यादा इंसाइटफुल रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि लोग जनरली नहीं तो स्टार्ट करते कि वो खुद होंगे शायद सर्विस सेक्टर में, या तो फिर वो कोई मैन्युफैक्चर को कंपेयर करना शुरू करते हैं, एनालाइज करना शुरू करते हैं, और शायद मिस्टेक वहीं से शुरू होती है। देखिए मिस्टेक्स जो है ना वो ज्यादातर जिसको कहते हैं ना मिस्टेक्स ऑफ ओमिशन एंड मिस्टेक्स ऑफ कमीशन, हमें स्टॉक मार्केट में कोशिश ये करनी है ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स ऑफ ओमिशन करें कि अच्छी कंपनी थी, हमने पढ़ी पर समझ नहीं आई तो हमने नहीं ली। जहां जहां हम मिस्टेक्स ऑफ कमीशन करते हैं कि कंपनी पूरी समझ नहीं आई फिर भी ले ली, देखते हैं क्या होता है, और फिर बाद में जाके हमको पता लग रहा है कि हमने क्या किया। और इन्वेस्टिंग जो है वो एक लीन बैक टाइप का डिसिप्लिन है कि आप बैठे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, रादर देन आगे बढ़ के किसी चीज को इसीलिए पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं कि मैं ये कंपनी खरीदूं या नहीं। अब जो लोग इस वीडियो को आज सुन रहे हैं वो ये कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से उस सेगमेंट पे पहुंचे जहां पे हम किसी स्टॉक का नाम ले, वो फौरन से साथ में अपना कोई टूल खोलें, उसके नंबर्स देखें और फिर सोचे ये ठीक है या नहीं, और आपके और मेरे बारे में और इस इंटरव्यू के बारे में ओपिनियन बनाएं, रादर देन थिंकिंग कि ये आइडिया मेरे लिए काम करता है, ये अप्रोच मेरे लिए काम करता है। आई थिंक अप्रोच पहले डेवलप होती है, आइडियाज उसके बाद उस अप्रोच में फिट होते हैं। सो आई थिंक सही, दैट इज अ रीजनेबल वे टू डू थिंग्स। बिल्कुल। लोगों को जनरली नहीं तो ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि एक आइडिया हमें मिल जाए और या स्टॉक का नाम ही मिल जाए डायरेक्टली और हम लोग इन्वेस्ट कर दे। कोई करना नहीं पसंद करता। मतलब मैं भी लोगों को बोलता हूँ, लोग थोड़ा मोबाइल लेने के लिए भी थोड़ा ज़्यादा एनालिसिस कर लेते हैं। उनको पता होता है कि मुझे कैमरा क्या चाहिए, मुझे कितना मेगापिक्सल फ्रंट हो, बैक हो, पर शायद कंपनीज में इतना नहीं दिखते। देखिए हमारी जो फिजियोलॉजी है एज ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमारी बॉडी अगर 70 किलो की है, उसका 800 से 900 ग्राम का एक पार्ट है जिसपे सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, वो है हमारा ब्रेन। तो हमारी फिजियोलॉजी हमें ये कहती है कि हम दिमाग का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जितना कम कर सके, हमारी बॉडी वो चाहती है हमसे, राइट। तो हम जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं हम कोशिश करते हैं उसको जल्दी से जल्दी डाइजेस्टिबल पार्ट्स में बना दें ताकि वो आइडिया को हम समझ लें और हम कहें कि हाँ अब हमें आ गया। बट दैट कैन क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ नॉलेज। वो हमको निकलना पड़ेगा कि पहली बात ये, मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे स्टॉक मार्केट समझ में आती है या नहीं। आज की डेट में हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जिनको पिछले 4-5 सालों में प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हुए हों, but 90% of stocks have moved 30 to 40% or more during the last 4 years, and I am including even stocks that are considered losers today. So if the sum total of all the gains in the market are to be made by all the investors, the edge that you need to create has to come from A, being in market for long, B, understanding certain segments, industries and trends better than the others. वहां से आपका एज शुरू होता है। नहीं तो म्यूचुअल फंड्स आर एन एब्सोल्युटली वंडरफुल वे। मेरी अगर आपको नहीं समझता तो, और मुझे समझ में भी आता है, मैं उसके बाद भी आपको ये बता सकता हूँ। आई हैव बीन इन इन्वेस्टिंग फॉर अबाउट व्हाट नियरली 15 इयर्स नाउ। माय फादर्स बीन इट एंड आवर पोर्टफोलियोज ओवरलैप। मेरा अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का भी एक रीजनेबली हाई परसेंटेज आज भी म्यूचुअल फंड्स में है। वो शायद सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स भी हो सकते हैं, एक दो फ्लेक्सी कैप फंड्स भी हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर 4600 कंपनियां हैं और इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, मैं हर चीज को नहीं जान सकता। तो अगर मैं उसमें एक्सपोजर इस वजह से पा सकूं कि उसके लिए कोई व्हीकल है, मैं उसको देखना पसंद करता हूं। मैं वहीं पे आ रहा था कि जैसे सर बहुत सारी कंपनीज होती है, तो मार्केट में अगर फंडामेंटल एनालिसिस या इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग आजकल थोड़ा लोग न्यू टर्मिनोलॉजी दे दिया है, तो ये करने का प्रोसेस क्या है, या आपका प्रोसेस क्या है? आप कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हो, या आप मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके, सेक्टर को आइडेंटिफाई करके स्टॉक पे आते हो? तो हमें एक प्रोसेस के थ्रू ले जाइए कि आप फाइनली अगर कोई कंपनी बाय करोगे तो उसको क्या प्रोसेस से लेके जाते हो, कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो? टिपिकली जो भी स्टॉक्स मैं लेने की कोशिश करता हूँ उनमें होप ये होती है कि 3 से 5 साल में वो स्टॉक होपफुली डबल हो जाए अपने करंट प्राइस से। बहुत ही बॉटम बेसलाइन रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। आई थिंक कुछ 12-14% का रिटर्न बनेगा। ये एक्सपेक्टेशन वो होती है जैसे पिछले 4 साल रहे हैं उसमें उससे ज़्यादा भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं, और बाकी टाइम में हो सकता है कि आप एक
मिनिमल टू सम अमाउंट ऑफ लॉस के साथ आप निकलें। बेसिक फंडामेंटल जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का है उसके बहुत सारे तरीके हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग अपने आप में एक अप्रोच है, जैसा कि मैंने कहा, इट्स नॉट अ साइंस, इट्स एन आर्ट. There can be places where you see that value investing can come from what sectors are not doing well right now. So you're literally doing bottom fishing. कि हमने कहा कि सपोज कीजिए पिछले 4 से 5 साल में इतनी बुल मार्केट होने के बावजूद एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स बिल्कुल नहीं चले, एंड उसके सर्टेन रीजंस हैं जिनकी वजह से ये चीज़ हो रही है. अब अगर हम उस सेक्टर को देखते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये नहीं हो रहा है, ये सेक्टर नहीं चल रहा है. वहाँ पर हमको कोई ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज दिखती हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्रीज हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, कितना उनका रीच है मार्केट में. बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी एग्रोकेमिकल्स की जैसे मैंने बात की, तो चाइना से बहुत ज़्यादा डंपिंग हुई है उसके मटेरियल की पिछले 2 से 3 साल से ग्लोबल मार्केट्स में. सो रेट्स एकदम गिरे हुए हैं एंड इट्स अ वेरी इंडिस्टिंग्विशेबल प्रोडक्ट, राइट. किसान अपने खेत में कौन सा एग्रोकेमिकल डाल रहा है उसको टाइप चाहिए, पर वो किस कंपनी ने बनाया है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स अ वेरी वेरी कमोडिटी प्रोडक्ट. तो अब क्या ये सेक्टर अपने करंट वैल्यूएशन पे देयर इज अ चांस कि आने वाले कुछ सालों में ये रिकवर कर सकता है? एक ये अप्रोच हो सकता है. दूसरा ये है कि आप किसी सेगमेंट में ऐसे देख रहे हैं कि there are certain companies which are basically making a lot of investments and they are making a certain kind of product. There are other companies in the same sector who have basically had large manufacturing capacities for long, but उस product का एक upcycle अब आना शुरू होता हुआ दिख रहा है, right? आप वहां से उसको पकड़ सकते हैं कि क्या करना है. और इसमें कई बार क्या होता है, एक certain kind of cyclicality आती है. Example के लिए लेते हैं कोविड के टाइम पे और कोविड के बाद 2021 तक फॉर सम रीजन पूरी मार्केट ने ये डिसाइड कर लिया था कि कोविड आने के बाद लोग अब दुनिया के अंत तक ट्रैवल करना बंद कर देंगे, और सारी होटल कंपनियां जो हैं ऐसे दामों पे बिक रही थी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था. ठीक है, अब उस टाइम पे आपको ये सोचना है कि ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो पिछले 5000 साल से सेम चलता जा रहा है. मॉडर्न वर्ल्ड भी अब आए हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इतने साल हो चुके हैं. अब होटल कंपनीज वहां से अगर हम देखें पिछले 3 से 4 साल में, 2021 में जब जैसे हमने होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, एवरीथिंग वाज कोटिंग एट लेस देन द सम टोटल ऑफ देयर एसेट वैल्यू. अगर मैं किसी कंपनी के सारे होटल्स लेता हूं, उनकी सिर्फ नेट प्रॉपर्टी की, लैंड की वैल्यू लेता हूं, उसको मैं एक कैश जनरेटिंग एसेट भी नहीं मानता, वहां पर हमें होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स मिल रहे थे. अब उन स्टॉक्स में कौन सा ऐसा है जिसके पास बहुत सारे होटल्स हैं, बट क्योंकि मार्केट की परसेप्शन लीडर की तरफ अच्छी है बट एक फॉलोअर कंपनी की तरफ अच्छी नहीं है, ये स्टॉक और भी ज्यादा पिटा हुआ. तो हम उसको कहाँ से पकड़ें और उसको कहाँ तक लेके जाएं? फिर ज्वेलरी कंपनीज में ये बहुत ज्यादा हुआ कि शादियां छोटी हो रही हैं क्योंकि कोविड हो रहा है, लोग गोल्ड अभी उतना नहीं ले रहे हैं बिकॉज मार्केट डरी हुई है, लोग स्पेंड नहीं करना चाहते, ये डिस्क्रिशनरी इनकम है. medium sized jewelers, I'm not talking about the large caps like Tanishq and everything else, again they have done wonderfully well, right? Yes, yeah. और सो ये टाइप की साइक्लिकल चीजें आपको बार बार मिलती रहेंगी मार्केट में, जब किसी इंडस्ट्री को लोग बिल्कुल राइट ऑफ कर देंगे कि इसमें पैसा बनता नहीं. और स्टॉक मार्केट में क्या होता है, रीसेंसी इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. जैसे आज जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पिछले 2 से 3 साल के ट्रेंड्स को देख के कर रहे हैं, बट आने वाले 3 साल उन इंडस्ट्रीज और उन कंपनीज के लिए वैसे ही होंगे बिकॉज यू आर पेइंग टॉप डॉलर वैल्यूएशन के हिसाब से. वो हमको सोचना पड़ेगा. ट्रू. तो राइट, तो आपने 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए. एक तो अंडर वैल्यूड कंपनीज को देखना चाहिए और फिर उनमें वैल्यूएशंस निकाल के कि उनके एसेट्स के हिसाब से वगैरह फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए नेक्स्ट 2-3 इयर्स का विजन रख के. या आप अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आपने ये भी देखना चाहिए कि अगले 2-3 साल अपनी कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है. देखिए 2-3 साल में क्या होगा ये मुझको नहीं पता है. मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि जिस भी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके पास एक मोनेटाइजेबल एसेट है. वो उसका प्रोडक्ट हो सकता है, उसकी सर्विस हो सकती है, और बहुत सारी मेरी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें उनका मोनेटाइजेबल एसेट उनका लैंड होता है, राइट. सो सपोज कोई कंपनी है, उसका किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बिजनेस बहुत अच्छा नहीं किया, तो उनके पास सपोज 100 एकड़ लैंड था, उन्होंने 50 एकड़ में फैक्ट्री बना रखी थी, बिजनेस अच्छा नहीं किया, उन्होंने डिसाइड किया हमको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, एंड दे वर डूइंग समथिंग एल्स. अब धीरे धीरे 20, 25, 30 साल बीत गए, वो 50 एकड़ लैंड वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो लैंड ही इतनी ज्यादा रिटर्न बना चुका है
कंपैरेटिवली जो उसका बिजनेस है वो किसी भी लायक नहीं है, बट उसमें जो लैंड की वैल्यू है वही बात वो नहीं मिल रही। और जैसे क्या है, हमारे यहाँ अकाउंटेंसी के रूल्स हैं, आप सीए हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हमें अपनी बुक्स में जो अपना लैंड है एंड Purchase बिल्डिंग्स है price उसको मार्क टू मार्केट नहीं करते हैं नहीं लोग, करते। राइट। सो मार्केट में आपको ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जहां पे आप उनकी बुक वैल्यू देखेंगे, उनकी बुक वैल्यू में उनकी लैंड की वैल्यू आपको दिखेगी ही नहीं, राइट। सो अब ये भी एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का पार्ट हो सकता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, विच आर होल्डिंग कंपनीज। तो अभी पिछले 1-1.5 साल में जब से ये सेबी का नया रूल आया था कि इनके ऑप्शंस होंगे, लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट इनमें बढ़ा है। बट इनका भी एक अपना प्ले है कि आपकी जो टोटल होल्डिंग्स हैं, आप कितने डिस्काउंट पे आपको वो होल्डिंग कंपनी में मिल रहा है। सो देयर कैन बी various ways to look at a certain sector, a certain industry, a certain company where you can apply a value investing lens to। और मुझे बाद में पता चला इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, बिकॉज आप पहले काम करते हैं, उसके बाद जब आप बिल्कुल ही हो जाते हैं कि अब मुझे इसके बारे में और समझना है और शौक है समझने के लिए, तब मुझे पता चला इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। और जो मैं करता हूँ वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग से बिल्कुल अलग। बिल्कुल अलग। तो सर इसी पॉइंट पे मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने कोई कंपनी एनालाइज कर ली, स्टडी करके, सेक्टर मार्केट ट्रेंड देख के, अभी वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, जो भी आप उसको भी डिफाइन कर रहे हो, तो इसको अंडर वैल्यूएशन है, ये हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मतलब कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि अभी फिलहाल अंडर वैल्यूड है, मेरे लिए अच्छा है? क्योंकि अगर जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूँ तो मैं चार्ट देख के बोलूँगा कि मुझे कम लग रहा है, पहले ऊपर थी प्राइस अभी नीचे है, तो मेरे लिए थोड़ी कम है, या मुझे कहीं पे ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है। तो एक वैल्यू इन्वेस्टर वो वैल्यूएशन कैसे निकालता है? मैं एक सिंपलिस्टिक तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने कोई स्पेसिफिक कंपनी देखी, अब पहली बात तो वो कंपनी एक डिप्रेस्ड वैल्यूएशन पे होनी चाहिए अपनी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के हिसाब से, अपने पेयर्स के हिसाब से, और होपफुली अगर आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है एज एन इन्वेस्टर, वो इंडस्ट्री भी एक डिप्रेस्ड वैल्यू पे अवेलेबल है, राइट। अब आपने उस कंपनी को देखा, टिपिकली साइक्लिकलिटी क्या होती है कि जो इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी चली, रियलाइजेशंस बहुत अच्छे हुए, कंपनी के पास जैसे ही पैसा आया, कंपनी ने डिसाइड किया अब हम केपेक्स करेंगे, अपने प्लांट को और बनाएंगे। अब केपेक्स शुरू होता है, फैक्ट्री बनते बनते 1 से 1.5 साल लगता है, तब तक इंडस्ट्री का अपना एक साइकिल आ जाता है। अब कंपनी ने इधर से केपेक्स किया, उधर से मार्केट का प्रोडक्ट का पीक आया। अब वो केपेक्स होते ही जैसे ही वो ऑनलाइन आया, पहले तो वो केपेक्स पूरा प्रोडक्शन आप नहीं बनाएंगे, तो आपकी सेल उस हिसाब से नहीं बढ़ी। दूसरा, आपके फाइनेंशियल गियरिंग चेंज हो गई कि आपने डेट लिया या राइट्स इशू किया या कुछ भी किया, उस वजह से हुआ, आपकी टॉप लाइन उसकी वजह से इम्पैक्ट हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात, डेप्रिसिएशन आ गया, राइट। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, राइट। आप अकाउंट्स में 11 साल में किसी भी प्रोडक्ट को राइट ऑफ कर रहे हैं, बट लिटरली अगर आप एक नॉर्मल पीएनएल पढ़ेंगे तो वो ये है कि भाई हमारा रेवेन्यू आया, रेवेन्यू में से हमारा एबिटा आया, उसमें अदर इनकम आया, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्सेशन, हमने सब कुछ हटाया। अब डेप्रिसिएशन उस टाइम पे हाईएस्ट है जब आपकी सेल और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही सबड्यूड है, तो आपका एबिटा सबड्यू हुआ, डेप्रिसिएशन डलते ही आप एक लॉस में आ गए, ठीक है। बट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। मार्केट जो है रेवेन्यू देखेगी, पैट देखेगी और बोलेगी कि ये चीज खत्म है, उधर से ओपीएम भी डिप्रेस्ड है, तो स्टॉक गिर जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में साइक्लिकलिटी क्या रही है प्रोडक्ट, और इसको समझने के लिए 2 सिंपल तरीके हैं, राइट। एक है कि आप एक उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, आप उसको एक सिंपलिस्टिक यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए कि जी ये पेंट बनाते हैं तो 1 लीटर पेंट कितने का होता है, यूजुअली इसका कितना प्राइस चलता है। अब पेंट में क्रूड लगता है तो क्रूड ऊपर और नीचे जाने से इसका क्या होता है, हम इसको ऐसे पकड़ के और इसकी एक रफ प्राइस निकाल लें और हम सोचे कि अभी ये प्राइस यहाँ पे बैठा हुआ है, जब ये साइकिल फिर टर्न होगा तो उससे क्या है, राइट। दूसरा तरीका है रिलेटिव वैल्यूएशन का। सपोज आपने लिया कोई QSR ब्रांड, राइट। अब QSR ब्रांड में आप क्या करेंगे, उसका मार्केट कैप पर स्टोर निकाल लेंगे कि इस स्पेसिफिक QSR ब्रांड के 200 स्टोर्स हैं, आज इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ये है, तो पर स्टोर मार्केट कैप इसका कितना हो गया, राइट। तो अब इन दोनों चीजों को यूज करके आपको एक रफ वैल्यूएशन आ जाएगी इस कंपनी की कि अगर ये कंपनी हर साल इतना इसका ग्रॉस ब्लॉक है, ये इसकी इक्विटी कैपिटल का साइज है, ये जो सेल करती है उस पे एवरेज ही पर टन कितना पैसा कमाती है अच्छे टाइम पे और बुरे टाइम पे,
और साइक्लिकलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जब वो इंडस्ट्री अच्छा करे उसका ओपीएम थोड़ा सा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा हाई होना चाहिए, बिकॉज आपको बेसिकली ना एक प्ले चाहिए। प्ले क्या है कि वो एक्सपेंशन हो सके। अगर कोई इंडस्ट्री है पिछले 50 साल से देख रहे हैं 3% के ही ओपीएम पे काम कर रही है, अच्छा भी टाइम आएगा तो वो हो सकता है सेल बढ़ा ले, प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं बढ़ा पाएगा। और सेल बढ़ाने में क्या होता है कि यू नीड मोर रिसोर्सेस, राइट? तो फिर वो दोबारा केपेक्स के चक्कर में घुसेगा। तो अब ऐसे अलग अलग फ्रेमवर्क्स लगाकर हमको बेसिकली कंपनी को समझना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलेस्ट वर्किंग पार्ट्स। ट्रू। हम लोग किसी भी इंडस्ट्री को, तो मैं आइडियली ऐसी इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स ढूंढता हूँ जो मुझे बहुत बेसिकली समझ में आ जाए। तो मैं जैसे फार्मा में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करता, स्पेशलिटी केमिकल्स में बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करता, क्योंकि आई नो दैट आई डू नॉट नो। एंड आई थिंक सब इन्वेस्टर्स के लिए वही पहली चीज होनी चाहिए कि वो पहले से कह दें कि ये मुझको नहीं समझ में आ सकता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं उस इंडस्ट्री के भी होके उनको उसकी साइंटिफिक या एकेडमिक नॉलेज हो सकती है, कंपनीज कैसे काम करती हैं वो पता लगाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और वहां पर अगर कोई सेक्टोरल फंड है, आपको उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी चीज अच्छी लगती है, उसको इसलिए नहीं खरीदना है क्योंकि वो फैशन में है, उसको इसलिए आप शायद खरीद सकते हैं कि आपको वहां पे एक वैल्यू इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लगती है। दैट इज द थिंग टू डू। तो मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग आज के वैल्यूएशन देख सकते हैं कि वो लॉस में गया है या कुछ गया है, उसका फिलहाल पीई कम है पिछले कुछ पीयर कंपैरिजंस के साथ या खुद के कंपैरिजन के साथ, पिछले 5 साल 10 साल के पीई के कंपैरिजन। या तो हम लोग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखें कि आगे इतना बिजनेस करेगा तब उतना पैट होगा, वो एक वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी हो सकता है। उसके कंपैरिजन में आज का वैल्यू कम है, ये एक सेकंड है। सर हम लोग इतना सब रिसर्च करते, बहुत सारा टाइम लगता है ये सब करने में, कंपनी अंडरस्टैंड करने में, बिजनेस मॉडल समझने में, एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू जाने में, तो काफ़ी समय लग जाता है। तो आप जब डिसाइड करते हो कि ये सेक्टर, ये कंपनी, ये बिजनेस स्क्रिप्ट आपको पसंद आ रही है, तो क्या आप इमिडिएटली बाइंग कर लेते हो या स्टैगर्ड मैनर में करते हो, या कैसे आप उसको प्लान आउट कैसे करते हो? देखिए, कोई भी बड़ी पोजीशन होती है मैं उसको स्टैगर्ड मैनर में ही करता हूँ। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आई एम अ सैलरीड प्रोफेशनल, तो पैसा मुझे हर महीने मिलता है, मेरे पास लमसम पैसा नहीं आता है कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ कि आज मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैंने सारे इसमें डाल दिए या 50 लाख रुपए मैंने एकदम इसमें डाल दिए। मुझे एक्चुअली एक थोड़ा सा एक्सपेंशन चाहिए टाइम का कि वो स्टॉक जो है अगले शायद 6 से 8 महीने ना चले। तो पिछले 2 साल की मार्केट मेरे लिए थोड़ी मुश्किल रही है कि किसी भी स्टॉक के बारे में मैं कुछ सोच रहा हूँ और अगर मार्केट में कोई और भी मेरे जैसा सोच रहा है, बिफोर आई कैन इवन हैव अ लार्ज पोजीशन इन द स्टॉक, वो स्टॉक ऑलरेडी 30 40 50 60% भाग जाता है। अब चूंकि मेरी एक्सपेक्टेशन किसी भी स्टॉक से ये नहीं है कि 2 महीने में पैसे डबल, तो मेरे लिए फिर उसके बाद हर स्टेज पे उस स्टॉक को एनालाइज करना पड़ता है कि उसमें अभी भी वो वैल्यू मुझे दिखती है या नहीं। तो मैं एक मॉडरेटली हाई नंबर तक जाके उसको बाय करता रहूंगा, बट अगर वो स्टॉक अपनी सारी जो 2 साल की प्राइस एक्शन है जिसको हम बोलते हैं, वो अगर 2 महीने में कर गया तो मैं रुक जाऊंगा एंड आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट साइकिल जब वो मुझे दोबारा मिले। बट I haven't made a large stock allocation in my life at once, regardless of the amount of money I have. और क्या ये इम्पैक्ट देता है आपके डिसीजन को कि वो स्टॉक पिछले 2 महीने या पिछले 6 महीने में कितना परफॉर्म किया? मान के चलो कोई स्टॉक ऑलरेडी डबल हुआ है, आपने एनालाइज करके रखा था बिजनेस को, आपको तो अभी भी अच्छा लग रहा है, तो क्या ये आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करता है कि इसका पिछला मोमेंटम बहुत है, या ये कोई थॉट आता है माइंड में कि नहीं, कभी नहीं। अगर वो चाहे पी की तरफ से, प्राइस टू बुक की वजह से या किसी भी और एंगल से मुझे रीजनेबल रेंज में लगता है, मैं उसको लूंगा और मैं उसको लेता रहूंगा। देखिए, मेरे पास वो सुपर ह्यूमन एबिलिटी नहीं है जो सोशल मीडिया पे बहुत लोग बताते हैं कि वो बॉटम और टॉप दोनों पकड़ लेते हैं। मैं बॉटम्स पकड़ लेता हूँ, बॉटम्स के आसपास पकड़ लेता हूँ, बट उसमें एक लंबी रेंज रहती है, 30 से 40% की रेंज वो आराम से हो सकती है, और ना ही मैं कभी किसी स्टॉक का टॉप पकड़ पाऊंगा। तो और सेलिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती। साफ सी बात यह है कि अगर आपका आगे क्वेश्चन भी हो कि जी सेलिंग के लिए आप क्या करते हैं, सेलिंग का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरे को कोई और स्टॉक खरीदना है तो मैं अगर जो मेरे नॉन कोर स्टॉक्स हैं उनमें से थोड़े बेच दूंगा, साथ में जो कैश होगा मिलके एक और बास्केट खरीद लूंगा। तो अब किसी भी स्टॉक को जिसको आप आज से 2 महीने पहले नहीं जानते थे, आज किसी वजह से उसकी कोई बात हो रही है या एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एज इन्वेस्टर्स हु आर पुटिंग देयर ओन मनी, हमें यह भी सोचना जरूरी है कि क्या वो अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई तो नहीं जा रही।
पिछले 2 से 3 साल में जो भी सेक्टर्स बहुत ज़्यादा चले हैं और बहुत ज़्यादा गिरे हैं, आज की डेट में आई थिंक इट्स अ फेयर लाइकलीहुड टू से मोस्टली इट इज़ न्यूअर इन्वेस्टर्स हु हैव बेसिकली बीन कॉट इन दैट साइकिल. ट्रू. सो इज द एनवायरनमेंट अराउंड अस क्रिएटिंग दैट? हमें वो दिखाया तो नहीं जा रहा, तो वो चीज़ देखनी ज़रूरी है. तो मैं टीवी पर आने वाले स्टॉक से, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाले स्टॉक से, बहुत ज़्यादा एट अ सेक्टर लेवल बढ़ने वाले इंडस्ट्रीज से मैं बहुत दूर रहता हूँ. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ट्रेंड क्या कर रहा है. मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, मैं एक बिजनेस को पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खरीद सकता हूँ और बिना किसी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सरप्राइज के होल्ड कर सकता हूँ. आई एम ओके कि वो कंपनी परफॉर्म ना करे, वो सेक्टर ना परफॉर्म करे और मुझे टाइम लगे, बट मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे लेने के बाद मुझे 3 से 6 से 8 महीने में ये सोचना पड़े कि यार कहीं पे फंस गए, अब इससे निकल जाएंगे. आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरी है. और फिर बीच बीच में जो पिछले 4 साल जैसे पीरियड्स हैं वो आते हैं, वो आपकी सारी गलतियों को अपने आप करके आपकी लॉन्ग टर्म एवरेजेस को बढ़ा देते हैं. तो सर एक तो हो गया, हम लोगों ने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, हम लोग एंटर कर चुके हैं और मोमेंटम आता है 2-3 सालों में, जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया वैसा भी मूव होता है. तो ऐसे क्या पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग सोच सके, या आप ऐसा सोचते हो कि आप कुछ एग्जिट करो उसमें से, मतलब कुछ वैल्यूएशन हो जाने के बाद या 2x 3x होने के बाद आप कब सोचते हो कि आप वो स्टॉक से शायद एग्जिट करोगे या कुछ प्रॉफिट बुक करोगे? मुझे आई थिंक कंपनीज से जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, और देखिए बहुत सारी कंपनीज हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में ऐसी हैं जिनको हम 20 से 25 साल से ट्रैक कर रहे हैं. मैं वही पूछना है, ये रादर हम लोगों ने सोचना नहीं चाहिए जब तक वो अच्छा ही कर रहा है. तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो मेरे हाई लेवल, हाई परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो रही हो, बट उन कंपनीज के साथ हमने अलग अलग साइकिल देखे हुए हैं. तो सेलिंग, मैंने जैसा कहा कि 2-3-4x मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता अगर वो कंपनी अपने अगले पड़ाव पर जाकर अभी भी परफॉर्म कर रही है विदाउट एनी नेगेटिव सरप्राइजेज ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स, या कोई कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से कुछ चेंजेस नहीं आ रहे. आई थिंक आई विल ओनली केयर अबाउट दैट. बहुत सारी, बट एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसी कंपनीज रहती हैं जो बहुत छोटे छोटे पोजिशंस होते हैं. So typically, our family portfolio will have between 80 to 100 companies, right? And many of them can be sub 1% positions as well. Okay. Because हम लोग बहुत छोटी कंपनीज में काम करते हैं. मैं SME में बिल्कुल काम नहीं करता, मेरे पास SME का आज तक एक स्टॉक नहीं रहा है. जिन कंपनीज में हम काम करते हैं वो इंफॉर्मेशन बहुत पुअर देती हैं अपने डिस्क्लोजर्स में, एनुअल रिपोर्ट्स में. तो आपको एक्चुअली ऑन द ग्राउंड बहुत काम करना पड़ता है. जो लोग उस सेक्टर में काम करते हैं उनसे बात करनी पड़ती है, उसके बाद आप एक व्यू बनाते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि आपने 2-3 कुछ स्टॉक्स ले लिए जिनमें छोटी छोटी पोजिशंस लिए हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है आपका थीसिस नहीं प्ले आउट हो सकता, या एक वो बहुत हाई कन्विक्शन थीसिस नहीं है, वहां से हम निकल जाते हैं. Core holdings को I don't think we've made many exits in the last 10 years at least. Okay. बहुत साल पहले बड़े जो एग्जिट्स हमारी फैमिली में जो भी हुए हैं वो आई थिंक हमारा अपना घर बना तो बिका, मेरी शादी हुई तो मेरे फादर ने बेचे, मेरे ब्रदर की शादी हुई तो मेरे फादर ने बेचे. सो लार्ज पोर्टफोलियो लिक्विडेशन इवेंट्स हैव बीन व्हेन वी नीडेड द मनी, रादर देन सेइंग कि ये स्टॉक में ये हो गया तो अब हमें इससे निकल जाना चाहिए. सो and see, at the end of the day, you have to think about it like this. For my family, stocks have been almost all of our liquid net worth over the last 35 to 40 years. मतलब जिस समय से मैं 5 साल की उम्र का था से लेकर आज तक हम वहीं के वहीं हैं. और जब मैं अपने फादर की एज में पहुंच जाऊंगा और मेरे बच्चे मेरी उम्र के पहुंचेंगे, देयर इज अ फेयर लाइकलीहुड हम उसी प्रपोर्शन में रहेंगे. सो हमारे लिए ना ये एग्जिट का जो क्राइटेरिया है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इट्स लाइक सेइंग कि आज आप सपोज जो भी काम करते हैं स्टॉक मार्केट के अलावा, अगर उससे आपकी इनकम 50 गुना हो जाती है, इंशाल्लाह हो, तो क्या आप वो बिजनेस बेच देंगे? नहीं करेंगे. हाँ, So- वही बात है, अगर खुद का बिजनेस जैसे हो गया है हाँ. सो मतलब अब वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है बताना. कंपनी टू कंपनी टाइम टू टाइम चीजें होंगी. जिस टाइम मुझे पैसे की जरूरत होगी मैं प्रोपोर्शनेटली उसको काट दूंगा, तो उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें खत्म हो जाएं, बट तो मतलब वैल्यूएशन के बेसिस पे नो एग्जिट. कोई रेड फ्लैग्स अगर आया हाँ. इन्वेस्टमेंट किया तो ही एग्जिट. और देखिए रेड फ्लैग्स जो होते हैं ना हमारे बहुत अलग तरीके के आते हैं. जैसे हम लोग डिस्ट्रेस्ड कंपनीज में काफी इन्वेस्ट करते हैं, राइट.
अब जब से आईबीसी और नए रूल्स आए हैं, इनकी वजह से तो इक्विटी 100% राइट ऑफ हो जाती है, तो कुछ नहीं मिलता। बट पहले जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए बीआईएफआर और इसमें जाती थी, हम लोग वो बहुत लेते थे। हमारे ऑटोमेटिक एग्जिट्स होते थे। सपोज हमने कोई ऐसी 10-15 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनमें से कुछ चीजें होती थी जो लिक्विडेट हो जाती थी, शेयर ही डीलिस्ट हो गया, तो हमारे एग्जिट, फोर्स्ड एग्जिट्स हमें मार्केट बहुत देता है कि तुमने जो किया था तुम्हारा पूरा का पूरा पैसा चला गया। बट एज एन एवरेज ऑफ द वेरियस स्टॉक्स दैट वी हैड, वो सिचुएशन अभी तक नहीं है। इसी में सर ऐसा भी होता होगा कि काफ़ी डिटेल में एनालाइज किया, सेक्टर को समझ लिया, बिजनेस को समझ लिया, पर ट्रेडर्स के साथ तो हमारे साथ होता ही है कि गलत हो जाता है ट्रेड। तो क्या इन्वेस्टिंग में भी ऐसा होता है कि एक गलत पिक आ जाती है, गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, समझो लोकेशन भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ स्टोरी रहा है आपके साथ? हाँ बिल्कुल, थीसिस प्ले आउट नहीं होता है, टाइम आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लूँगा रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, जो ये बर्गर किंग चलाते हैं। 2021 से इसमें काफ़ी अच्छा एलोकेशन मैंने बनाया था। थीसिस सिर्फ ये था कि बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स थे, उनका जो उनकी पेरेंट कंपनी थी उनके साथ एक करार है कि उनको आई थिंक FY26 या FY27 तक इंडिया में 700 स्टोर्स खोलने हैं। तो बिजनेस बेसिकली, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया कि न्यू स्टोर ओपनिंग की वजह से डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा था, इवन एज द कोर बिजनेस हैज बीन बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, राइट? सो बेसिकली QSR में बोलते हैं कि 65 से 70% के बीच आपका ग्रॉस मार्जिन होना चाहिए कि आप वो करें, तो वो बिजनेस वो अचीव कर रहा है। बट स्टोर्स खुलते जा रहे हैं साथ साथ। बट बीच में ऐसा आया कि उन्होंने इंडोनेशिया की भी बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी इनको बेच दी, बर्गर किंग और पॉपाइज की फ्रेंचाइजी, जो मास्टर राइट्स होल्डर है ग्लोबली, एक PE फंड है, उन्होंने इनको बेच दी। तो अब इंडोनेशिया का बिजनेस भी यहाँ पे घुस गया। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि इंडोनेशिया में इन्होंने एक्सपैंड करना जैसे ही शुरू किया, इधर इजराइल और फिलिस्तीन का जो प्रॉब्लम हुआ, इंडोनेशिया में अमेरिकन ब्रांड्स, बिकॉज देयर वाज tacit support for what Israel was doing, they started boycotting American brands, right? तो अब ये सब मिलके ऐसा मिक्स बन गया है कि इंडोनेशिया का बिजनेस जो है वो रिस्ट्रक्चर हो रहा है, while at the time sales is falling. इंडिया का बिजनेस मटीरियली इंप्रूव करता जा रहा है, डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है, कोर एबिटा अभी भी अच्छा और ग्रो कर रहा है, बट कुल मिला के बिजनेस को वो लीवर नहीं मिल पा रहा है जहां पर हम जाके कहें कि अब ये चीज हो चुकी है। और मैं हमारी कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में पिछले 2 से 3 साल में इसमें एक मेजर एलोकेशन के साथ बैठा हुआ, राइट? सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टाइम लॉस है, अपॉर्चुनिटी लॉस है कि जो कैपिटल इसमें लगाया वो कहीं और लगाते हैं। बट फॉर मी आई थिंक इट स्टिल लुक्स लाइक अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस। कुछ 25-30-40% डाउन है, आई थिंक 25% डाउन है मेरे एवरेज से। बट मुझे ऐसा लगता है मार्केट अगर यहाँ से और गिरेगा, आई वुड स्टिल वांट टू रिविजिट द बिजनेस एंड आई मे स्टिल एलोकेट मोर। आई डोंट नो वेयर इट गोस, बट ये फेलियर्स बहुत सारे आते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर बेटिंग कि एक बिजनेस परफॉर्म करेगा, राइट? मुझे उस स्टॉक का प्राइस उस वैल्यूएशन पे अच्छा लगा, उसका बिजनेस मेरे फ्रेमवर्क के अंदर बैठा। अब वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग डिसीजन आउटकम और सक्सेस बनता है, या एक स्टॉक मार्केट की टर्म्स में जो कहते हैं एक वैल्यू ट्रैप बनता है, ये मुझे बाद में ही पता लगा। बाद में पता चला। आज मैं जो भी स्टॉक ले रहा हूँ, मैं तो यही सोच के ले रहा हूँ कि एक रीजनेबली रिस्क एडजस्टेड वे में वो मुझे एक डिसेंट रिटर्न दे सकता है। मैं पर यही सर पूछना चाह रहा था कि मतलब डिसीजन लेना टफ होता है कि आप कोई बिजनेस को एनालाइज करते हो, आपको समझता है कि मिस्टेक हो गया था एनालाइज करने के टाइम, प्रमोटर ने शायद कुछ चीट किया, ऐसा भी कोई रेड फ्लैग मिले कई कंपनीज में, हमें एग्जिट करना पड़ता है। तो फिर आप एग्जिट ले लेते हो, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मतलब जितने लोगों को हम लोग जानते हैं, स्टॉक बाय कर लेते हैं, इट इज लाइक दे हैव मैरिड द स्टॉक, रेड फ्लैग दिखता है पर लोग कर ही नहीं पाते एग्जिट। मतलब वो 400 रुपए के स्टॉक लोग 5 रुपए देख ही रहे, और देखिए तो क्या आप वो जब नीचे आता है तो वो जर्नी के थ्रू कोई ऐसा आपका स्टॉक रहा है कि जिसका स्विंग इतना रहा है? इतना ड्रामेटिक नाम मत बताइए, बट नहीं लोगों को थोड़ा, देखिए मैंने जैसा पहले मैंने जैसा पहले का अभी तक आई थिंक इट्स बीन अ ब्लेसिंग कि एरर्स ऑफ कमीशन बहुत ज्यादा नहीं किए। तो जैसा मैंने बताया कि हॉट स्टॉक्स, हॉट कंपनीज, हॉट सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो आई थिंक 60-70-80% काम वहीं से हो जाता है। अब बाकी अगर कोई स्पेसिफिक टाइप की चीज आ जाए जिससे गवर्नमेंट ही कुछ कर दे,
उसके बाद कई बार एग्जिट लेना पड़ जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए पीएनसी इंफ्रा करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो लोग रोड प्रोजेक्ट्स करते हैं और फिर उन पे टोलवेज बना के वो सब काम करते हैं। तो लास्ट ईयर ये था कि पीएनसी इंफ्रा जो है अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको बेसिकली मोनेटाइज करेगा, किसी और पीई फंड या किसी को बेच देगा। कंपनी नेट लेवल पे डेट फ्री हो जाएगी और उनके पास कैपिटल होगी आगे के प्रोजेक्ट्स करने के लिए। इट वॉज अ फेयर प्ले, राइट? सही वैल्यूएशन पे था, सही चीज थी, सारी चीजें अच्छी थी। स्टॉक हमने जहां से लिया, आगे जाके वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने बेच दिए, उनके पास कैश आ गया, कंपनी डेट फ्री होगी, स्टॉक वहां से मेरे ख्याल 25 से 30-40% चढ़ भी गया था। अब हम वेट कर रहे थे कि आगे जाके वो स्टॉक क्या करने वाला है, अब उनके नेक्स्ट क्या प्लान है कि हम एलोकेशन बढ़ाएं, बने रहें या जो भी करें। अब कुछ 1 महीने पहले वहां पे खबर आई कि NHAI या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उन्होंने उनको 1 साल के लिए बैन कर दिया बिकॉज ऑफ सम करप्शन एलिगेशंस कि वो अब कोई प्रोजेक्ट उठा नहीं सकते। तो स्टॉक वहां से एकदम से, ये रिसेंट करेक्शन आने से कुछ 10-15 दिन पहले एकदम से बैकस्लाइड करना शुरू कर दिया। तो अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि वो कोई अपील डालेंगे तो वो कुछ करेंगे, उसकी वजह से कुछ होगा। कंपनी पिछले बहुत सालों से काम कर रही है, इंडिया के बहुत सारे टोल्ड जो रोड्स हैं बड़े बड़े उनको होल्ड कर रही है, बट अब मेरे पास वो तरीका नहीं है देखने का। तो इस टाइम पे जब वो खबर आई तो मेरे लिए एक मटेरियल डिसीजन था कि मुझे वहां पर उसको कट करना है। ट्रेलिंग रखा हुआ है कि मैं ये नहीं कि मैंने पूरा काट दिया। एक देखिए, लोग कहते बहुत हैं और बहुत बेदर्दी से कहते हैं कि कंपनी से प्यार नहीं करना चाहिए, बट एवरी स्टॉक दैट यू बाय इज अ डिसीजन यू मेड यूजिंग द सेम फ्रेमवर्क एज ऑल द अदर स्टॉक्स दैट यू बॉट, राइट? मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्टॉक ने मुझे आज से 10 साल पहले बहुत पैसा बनाया था इसलिए मुझे इससे प्यार है, बट वो स्टॉक मैंने तब भी इसीलिए खरीदा था और ये स्टॉक मैंने आज भी इसीलिए खरीदा था क्योंकि ये मेरी थिंकिंग प्रोसेस में बैठा था, राइट? अब वहां से आगे वो क्या करेगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे है। तो ऐसा कोई रेड फ्लैग आएगा जहां पे एकदम विजिबिलिटी लगे कि अब आगे अंधेरा ही हो गया है, तो अपनी लाइट जला लो, अपने वाइपर चलाने शुरू कर दो और देखना शुरू कर दो ज्यादा ध्यान से। आई थिंक दैट्स द थिंग। दैट्स ट्रू। और एक क्वेश्चन सर ये है कि जैसे हम लोग ट्रेडर्स स्टॉप लॉस बताते हैं लोगों को कि स्टॉप लॉस होना चाहिए मतलब चार्ट पे, तो फंडामेंटली मुझे लगता है कि अलोकेशन वो चीज़ है जो शायद आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि आप ओवरनाइट तो कुछ एसएल नहीं लगा सकते, आप इन्वेस्ट करते हो एक लंबे समय के लिए, तो वैल्यूएशंस नीचे कितनी जाएगी। तो राइट अलोकेशंस के लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स को एक वीवर ने कितने रखने चाहिए उसके पोर्टफोलियो में, या मैक्स अलोकेशन कितनी करनी चाहिए अगर उसको कोई कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है, उसको उसका पढ़ाई भी सही रहा है, तो ऐसा आप क्या सजेस्ट करोगे कि किसी का अगर आइडियल पोर्टफोलियो अगर किसी को बनाना है तो उसने कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स रखने चाहिए जिससे उसका एलोकेशन या उसका रिस्क मैनेज हो जाए? आप कैसे करते हो? नहीं तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में 80 से 100 स्टॉक्स रहते हैं, बिकॉज हमारे पास चोरों, बदमाशों, गरीबों की सेना है, राइट? अब उसमें से कौन कल अमिताभ बच्चन बन के निकलेगा ये मुझको नहीं पता है। एलोकेशन हम कहाँ पर ज्यादा करते हैं वो मैं ये कह सकता हूँ जहाँ पे द अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स दैट द कंपनी ओन्स, एंड दीज आर हार्ड एसेट्स, राइट? either manufacturing capacities, land, some kind of मैंने आपको वो कुछ सुना था, किलो वाला डायलॉग है। हाँ, तो हमें कंपनी बेसिकली किलो के हिसाब से खरीदनी है, राइट? कि मैं तो सबको समझना कि किलो मतलब, हाँ, तो रिलेटिव वैल्यूएशन उसका इंग्लिश वर्ड है, उसको अगर हम हिंदी में बोलें तो वो यही है कि कंपनी आप कितने रुपए किलो खरीद रहे हो और मतलब आपको पता है कि वो स्क्रैप में बेचोगे तो क्या किलो से मिल रही है। एग्जैक्टली, सो वहां से पकड़ना है। और अगर आप देखें जो लोग स्टॉक मार्केट्स में, इंडिया में लिटरेचर और हिस्ट्री ज्यादा है नहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, बट एक सर्वाइवरशिप बायस आ जाता है। यूएस की मार्केट आई थिंक दुनिया की सबसे ज्यादा वेल स्टडीड, वेल डॉक्यूमेंटेड मार्केट विद अ वेरी वेरी हाई लव फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द प्रोसेस है, राइट? So for every Warren Buffett, who is still a value investor, for many of us he's God, has typically held between 12 to 16 companies, but at the same time, his average holding period is about 8 to 12 months for a number of his investments, right? And on the other side, you have a Peter Lynch who typically had even as high up to 200 stocks in his portfolio all the time. And both of these gentlemen have done well, and we have done well with such a high number of stocks. I have friends who've done phenomenally well over the last, many years by holding between 5 to 15 stocks. कोई भी अगर आपको इसका डेफिनेटिव जवाब देने की कोशिश करता है,
वो बेसिकली अपनी थ्योरी को सही बताने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। होल्ड व्हाट यू नो एंड होल्ड व्हाट यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड ड्यूरिंग व्हाटएवर हैपेंस इन द मार्केट। मैं कल जाकर अपने स्टॉक्स इसलिए नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू यहाँ से 40% गिर गया है या मेरा कोई शेयर 40-50% गिर गया। अब आप इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझिए, ठीक है? और ये आपके कोई भी व्यूअर्स हैं अपने घर पे करके देख सकते हैं। उनके पास जो भी स्टॉक है उसका किसी भी वेबसाइट पे धन पे कहीं पर भी जाकर वो उसका एक अपना चार्ट या जो भी उसका एक डिटेल्स का पेज है उसको खोलें। उसमें एक 52 वीक हाई और 52 वीक लो दिखाता है। ऑन एवरेज अगर आप मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स को देखेंगे मार्केट में, टिपिकली देयर इज अ 40 to 45% वेरिएशन इन द 52 वीक हाई एंड द 52 वीक लो। तो अगर एक स्टॉक हर साल में अपने प्राइस से मीडियन से 20% ऊपर या 20% नीचे जा सकता है, तो हमको ये कैसे पता लग सकता है कि हम उस टाइम पर उस साइकिल में कहां पर बैठे? मेरे लिए ये एक्सपेक्टेशन रखना ज्यादा अच्छा है कि मेरा स्टॉक साल में अपने मीडियन वैल्यू से 20% ऊपर या 20% नीचे जाएगा ही। मैं ध्यान रखूंगा बिजनेस पे, मैं ध्यान रखूंगा वैल्यूएशन पे। प्राइस जो है वो मार्केट डिटरमिन करता है। अब आज हम मिड नवंबर में बैठ के बात कर रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 महीने में मार्केट में इतना ज्यादा बात हो रही है कि जी मार्केट गिर गया है, मार्केट कितना करेक्ट कर रहा है, डूम्सडे सिनेरियोज बनाने शुरू कर दिए गए हैं। एट द सेम टाइम आप मार्केट के सारे ब्रॉड इंडाइसेस और इवन जो सेक्टोरल इंडाइसेस हैं उनको देखेंगे, ऑन अ 1 year बेसिस ऑल ऑफ देम आर 10% और अबव ग्रीन। कुछ कुछ बीच में चीजें हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा डाउन हो गई हो। तो अब अगर कोई पिछले 2 महीने पहले इन्वेस्टिंग करना शुरू किया है, वो इन्वेस्टर तो अभी नहीं बना है। आई थिंक उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट की है, राइट? उनकी नेटवर्थ का होपफुली बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने नहीं लगाया है मार्केट में। तो हम एज केसेस को लेकर कि ये स्टॉक या ये सेक्टर यहां से इतना गिर गया, अगर हम पिछले उसके 1 साल को ही देख रहे हैं तो वो कहां तक पहुंच चुका है, राइट? और आप जैसे चार्ट देखते हैं तो एक बहुत सिंपलिस्टिक एक्सरसाइज है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आपके व्यूअर्स भी शायद इसको समझेंगे। आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खोल के देख लीजिए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टॉक्स दैट आर लिस्टेड इन द मार्केट्स, राइट? तो आप देखेंगे तो करीबन 2 डेट्स में आपको देता हूं और आप इनको देखिए। आप क्योंकि चार्ट्स देखते हैं तो आप इसकी ब्यूटी समझ पाएंगे शायद। आप एक डेट लीजिए कुछ 15 अप्रैल 2020 की, और एक डेट आप लीजिए 31 मार्च 2023 की। आप जो भी चार्ट खोल के देखेंगे, पिछले 5 साल का चार्ट, विच इज अ वेरी लॉन्ग टर्म चार्ट, ये दोनों डेट्स पे आपको ज्यादातर कंपनीज का बॉटम दिखाई देगा। सो डिड द entire Indian economy or the global economy did it do something different on those two dates? और 31 मार्च 2023 को तो कोविड भी नहीं था और भी कुछ नहीं हो रहा था। तो हर स्टॉक वहां पर आकर क्यों बॉटम बनाया और वहां से ऊपर चलना शुरू हुआ? एंड आई एम सेइंग दिस कुड बी ट्रू फॉर एज हाई एज 65-70% ऑफ कंपनीज। सो पिछले 2 से 3 साल में मार्केट में जो भी हुआ है, there is a certain level of liquidity to it, right? आप किसी शहर में रहते थे, आपका पुश्तैनी घर था, वहां से आगे से हाईवे निकल गया, तो आपके दादाजी ने जो जमीन खरीदने का डिसीजन लिया था वो इन हाइंडसाइट दुनिया का सबसे बढ़िया डिसीजन हो गया। ट्रू। और यही आपके घर के सामने एक बहुत बड़ा म्यूनिसिपल कूड़े का प्लांट बन गया, तो आप बेसिकली जाकर बोल रहे हैं कि हमारे पुरखों ने हमको किस जगह फंसा दिया, राइट? तो अब हमको आई थिंक किसी भी कंपनी को, किसी भी सेक्टर को इस हिसाब से देखना है कि वो आज क्या कर रहा है और उसका धंधा क्या कर रहा है, rather than कि उसका प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस इज ओनली अ मैकेनिज्म फॉर अस टू से, मेरे सोचने के तरीके के हिसाब से ये स्टॉक में सस्ता या महंगा खरीद रहा हूं और ये आगे जाने वाले टाइम में क्या कर सकता है। एग्जैक्टली सर, यही होता है। लोग है ना M2M को देखते हैं या पोर्टफोलियो कितना गिरा है, वैल्यूएशन टर्म्स पे उसको क्वांटिफाई करते हैं या कैलकुलेट करते, रोज सोचते उसके बारे में, थोड़ा सा एंशियस हो जाते हैं। फिर वो सोचते कि निफ्टी गिर रहा है, फिर वो होते तो फंडामेंटल या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही होते हैं सब लोग, 2 साल का सोच के ही लेते हैं, पर 2 दिन बाद डर जाते हैं, यार गिर गया, मैंने थोड़ा महंगा ही ले लिया था, तो अब क्या करूँ, शायद यहाँ पे बेच के वापस नीचे ले लूँ। तो मतलब
वो देखिए कभी हो नहीं पाता है, और मैं सभी से ये बात कहूँगा कि पिछले 5-6 सालों में ना बहुत सारे ब्रॉड हमारी लाइफ में भी चेंजेस आए हैं, जिनमें सबसे बड़ा पार्ट सोशल मीडिया का है। हम सबके पास बहुत अच्छे स्मार्टफ़ोन्स होने का है, और स्मार्टफ़ोन्स हमारे परमानेंट ऑलवेज़ ऑन एंटरटेनमेंट डिवाइसेस बन गए, राइट? अ, मेरा ऐसा सोचना है, आज से शायद कुछ साल बाद साइकोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट इसके बारे में बताएँगे कि uh, we have basically become machines for generating more and more dopamine, राइट? हम सोशल मीडिया पे बार बार चीज़ें देखें, वो हमें कुछ करने के लिए मजबूर करें, और हम उसके बेसिस पे कुछ एक्शंस लें। एक्शंस पे स्टॉक मार्केट वीडियो गेम नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको सही दोबारा लाइव्स नहीं मिलती हैं, कि आपका प्लेयर अगर मर गया आपको दोबारा लाइव्स नहीं मिलती हैं। और जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है वो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यूज को सबसे आगे बढ़ाता है, राइट? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा बट ये मेरा मानना है। रिसाइकलिंग करके एक थीम है जो पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा चला है। आज उसकी आप कोई भी कंपनी देखेंगे 70 से 200 के पी पे चल रही है, और हर जगह हमको ये बताया जा रहा है कि रिसाइकलिंग बहुत अच्छा करने वाला है, और इंडिया में बहुत कूड़ा जनरेट होता है। कूड़े को प्रोसेस करने के लिए ये कंपनीज ABC चीज़ें कर रही हैं, और ये सब होने वाला है। In the US, which is the largest consumer market in the world, पिछले करीबन 50 सालों से रिसाइकलिंग एक प्रैक्टिस रहा है, राइट? अगर आप यूएस में किसी के घर पर जाएंगे, उनके घर के बाहर जो उनका लोकल कम्युनिटी होगा, वहाँ पे अलग अलग तरीके के बिन्स पड़े होंगे, और वो बताएंगे कि जी वेडनेसडे को आपको गत्ता डालना है, बाकी सारे दिन हाउस होल्ड ट्रैश इसमें डालना है, और ये सब करना है। और ये पिछले 50 साल से चल रहा है, राइट? अब उनकी जो रिसर्च है वो बेसिकली ये बता रही है कि लेस देन 30% ऑफ द मटेरियल्स दैट आर एक्चुअली पुट इन फॉर रिसाइकलिंग आर एक्चुअली रिसाइकल्ड, दे आर ऑल पुट इन लैंडफिल समवेयर, राइट? इंडिया में पूरे वर्ल्ड का ई वेस्ट पिछले बहुत सालों से आ रहा है, बिकॉज हमारे यहाँ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस थोड़े से वीक हैं। नॉर्थ इंडिया में मुरादाबाद करके एक जगह है, वहाँ पे नदी किनारे वो लोग लिटरली चिप्स को जलाते हैं और उनमें से मेटल्स निकाल के उनका काम करते हैं। पानीपत है नॉर्थ इंडिया में, अगेन वहाँ पे दुनिया के पुराने कपड़े बेल्स में आते हैं, वो आके कुछ बिकते हैं और कुछ फिर वो होते हैं। These are literally, small time businesses which are basically being built. We are doing work about it, and India is saying we want to take the lead in this and we want to build something on this, right? All these businesses today are being sold at valuations that are taking in account a very high profitability, always increasing top line for many, many years in the future. PE अपने आप में क्या है? प्राइस अर्निंग्स रेशियो है, राइट? अगर मैं उस पर एक सिंपल फंडामेंटल फैक्ट लगाता हूं कि आज से लेके दुनिया के या इस कंपनी के अंत तक ये बिजनेस कितना पैसा जनरेट करेगा, जिसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी बोलते हैं, हम जब इतनी हाई वैल्यूएशन उसके लिए पे कर दे रहे हैं, हम लोग सरप्राइज के लिए फिर रेडी नहीं हो सकते, राइट? अगर वो कहीं से चीज आ रही है, उसको किसी तरीके से एनारोबिक या एरोबिक ब्रेकडाउन जो होता है उसकी वजह से उसको करने का कोई मोर एफिशिएंट तरीका आ गया, वहाँ वो टेक्नोलॉजी अगर चलने लगी, इन लोगों ने जो प्लांट लगाए हैं वो चल पाएंगे या नहीं, राइट? सोलर पैनल इंडस्ट्री है, उसमें ये बहुत ज़्यादा हुआ है। कुछ कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने इतना अच्छा किया है, बट वो करने के लिए उनको क्या करना पड़ा। मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास वेबसॉल करके एक कंपनी है, तो सोलर पैनल्स बनाने में एक टेक्नोलॉजी चेंज हुई कि भाई पहले एक तरीके से बनते थे, फिर दूसरे तरीके से बने। वो कंपनी ने अपने पूरे प्लांट को आई थिंक अपने लाइफ टाइम में आज तक 2 या 3 बार पूरा का पूरा तोड़ के पूरा सा नया बनाया है, राइट? और वो वेबसॉल जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ वो आई थिंक पिछले 1.5 साल में ही कुछ 60-70 रुपए से आज एक बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर गया है, बट उनके नंबर्स भी डिलीवर होने शुरू हो गए। बट वो कॉन्फिडेंस लाना, मैंने रिसाइकलिंग के बारे में बोला, जो लोग उसके स्टॉक आज लेके बैठे होंगे वो ये सुन के कहेंगे कि यार तुमको नहीं मालूम, बट मेरा ये कहना है कि दुनिया में और कहीं इस सेक्टर में पैसा बना है क्या? सो अगर वो रियलिटी है, ये मैंने सोलर का जो एग्जांपल दिया, इंडिया में आज हर कंपनी जो है वो एकदम इतने वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है, तो अब अगर ट्रम्प आया और उसने बोला कि मैं रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, उसका इम्पैक्ट इन कंपनीज पे क्या आएगा, राइट? सो industry by industry, company by company, we have to continue running this check and not pay a very, very high price at the time that we're entering into the stock. So this is a very long answer to a very short question. When to buy
when to hold a stock despite losses. Despite losses. Know the business that you're buying. धंधे को समझिए. ये मत सोचिए कि मैं इसका ओनर होता तो मैं इसको क्या चलाता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक स्टॉक इन्वेस्टर जो है वो एक क्रिकेट मैच के बाहर बैठे हुए कमेंटेटर की तरह है, राइट? और अगर वो खुद अपने जमाने में खेल चुका है तो वो जो इनसाइट ला रहा है, जो चीजें बता रहा है, वो एक सर्टेन वैलिडिटी देती है, हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं. बट आप और मैं आज बैठ के क्रिकेट देखते हैं और कोई 90s का फेल्ड क्रिकेट प्लेयर है और वो बहुत बेनल और अजीबोगरीब ऑलमोस्ट बोरिंग वाटर शॉट बोल रहा है, तो आप कहते हैं यार इसको बंद करो, म्यूट पे ही देख लेते हैं, कम से कम क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, राइट? सो एज एन इन्वेस्टर हमको वो बनाना है कि हम एक बिजनेस पे कॉल ले रहे हैं. तो मुझे तो लकी लगता है कि व्यूअर्स ने इतना सब नॉलेज लिया है आज आपसे, पर बहुत इंटरेस्टिंग टाइम पे दिख रहे हैं. मतलब जैसे कि ना पिछले बहुत टाइम से, साल भर से हम लोग सुन रहे थे कि मार्केट में फ्रॉथीनेस है, वैल्यूएशन हाई है. कितने हाई है किसी को नहीं पता था, या कब करेक्ट होंगे. अभी करेक्शंस आए हैं, तो ये ऐसे करेक्शंस के बाद या जब मार्केट गिरता है तो अभी आपका व्यू क्या है? मतलब ऐसे टाइम आपको पसंद आते हैं? फिर आपका कौन सा ऐसा सेक्टर आपको और एस्पायरिंग लग रहा है कि जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, तो शायद लोग भी वहाँ पे थोड़ा स्टडी करें? भले आप स्टॉक्स नहीं, पर सेक्टर्स अगर कुछ बता सकते हो कि जो आपको प्रॉमिसिंग लगते हैं नेक्स्ट 3 से 5 साल या 10 साल के लिए. मेरा इन्वेस्टिंग का अप्रोच क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ. वो इस साल भी चेंज नहीं होगा. मेरा अप्रोच सिंपल है कि a very high percentage of my income should move into this while keeping the overall asset allocation right. And my goal every year is that I invest more fresh funds into the market this year than I did last year. And that is something I try to practice. अब उसके बाद क्या खरीदना है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज वही होंगी जो मेरे एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स में होंगी, बिकॉज उन बिजनेसेस को मैंने बहुत टाइम से ट्रैक किया है, उन पर मेरा हाई कन्विक्शन है. अगर करेक्शन आती है मेरे लिए वही बिजनेसेस और खरीदने की अपॉर्चुनिटी मैं उसको मानूंगा. सेक्टर वाइज आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम आज देखें तो प्राइवेट बैंक्स एक मुझको अच्छा सेक्टर लगता है कि अगर इकोनॉमी सचमुच वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी जिसके बारे में हम सब बात कर रहे हैं, उसके लिए केपेक्स साइकिल आना पड़ेगा. और वो केपेक्स साइकिल हाई क्वालिटी तरीके से उसकी जो लोन्स हैं उनको अंडरराइट रिस्पॉन्सिबली लार्ज प्राइवेट बैंक्स कर सकते हैं. आई थिंक वहाँ पर एक अच्छा हो सकता है. साइक्लिकलिटी के हिसाब से एग्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स ने अंडर परफॉर्म किया है. वहाँ पर मुझे वैल्यू दिखाई देती है. अब वो वैल्यू अगले 1 साल में, अगले 3 साल में या अगले 5 साल में कब प्ले होगी मुझे नहीं पता, राइट? और मेरे पास अगले हफ्ते, अगले 1 महीने और अगले 6 महीने के लिए कोई स्टॉक नहीं है. मेरे पास अगले 5 साल के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको मैं देखूंगा. और मेरे पास म्यूचुअल फंड की SIP है जो पिछले 12-13 साल से चल रही है और जो अगले होपफुली बहुत सालों तक चलती रहेगी. तो मेरा आंसर डेफिनेटिव नहीं है, और जिन लोगों के पास डेफिनेटिव आंसर्स होते हैं मैं उनको एंटरटेनमेंट के लिए सुनता हूँ, बट एक्शंस अलग से ही एक्शंस अपने जो खुद को सही लगता है वही करना चाहिए. ट्रू. मैं बोलूँगा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि एक इतना सब समराइज करे और एक लास्ट वर्ड ऑफ विजडम वैल्यू इन्वेस्टर्स कहें हम लोग या फंडामेंटल इन्वेस्टर्स कहें, तो लोगों ने क्या एक छोटा सा याद रखना चाहिए? तो आपका एक लास्ट वर्ड ऑफ विजडम. आई थिंक इन्वेस्टिंग इज़ अ वेरी ब्लेसेड एक्टिविटी टू हैव इन योर लाइफ. आप एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी आसपास की दुनिया को समझ सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आप दुनिया के सबसे अच्छे बिजनेस पीपल के पार्टनर बन सकते हैं. व्हेन यू ओन अ स्टॉक, यूर इन्वेस्टर, यूर अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी. इसे अपनी ज़िंदगी का मूल मत बनाइए, बेस मत बनाइए, बट इसमें इंटरेस्टेड रहिए, बिजनेसेस को समझने की कोशिश कीजिए. और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मार्केट में फिर भी इन्वेस्टेड रहिए थ्रू वॉट एवर मीन्स यू फाइंड इज राइट. बार बार अपने आप से सेल्फ डाउट से नहीं बट क्रिटिकली असेस करने के लिए ये समझते रहिए कि हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है, और जो जो चीज़ें नहीं पता है उनसे दूर रहिए. टीवी और सोशल मीडिया से स्टॉक्स के बारे में मत सीखिए. डेली बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़िए, उनमें इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़िए, कंपनीज के बारे में मत पढ़िए, बिकॉज कंपनीज न्यूज़पेपर्स में जो भी कहती हैं वो पूरा प्लान करके कहती हैं. हम अगर
इंडस्ट्रीज को समझेंगे, इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है समझेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगा रहता है किसी भी तरीके से, देर इज अ फेयरली हाई लाइकलीहुड बेस्ड ऑन डेटा दैट्स अवेलेबल फॉर द लास्ट 30-40 years, you'll do well. That's all that I would say. थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट व्यूअर्स। आपने काफ़ी टाइम दिया, पूरा यहाँ तक देखा रहेगा तो आपको काफ़ी सारी इंसाइट्स मिले। करण सर ने आज हमारे साथ शेयर किया कि कैसे मार्केट से पीसफुली पैसा बनाया जा सकता है, कंपनीज़ को एनालाइज करके कैसे उनको लॉन्गर टर्म होल्ड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने देखनी चाहिए, कैसे आपने एक वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच को देखना चाहिए, कौन से सेक्टर्स है जो उनको यहाँ से आगे 3 से 5 साल के लिए अच्छे लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी चाहिए आपके जर्नी में, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ बाकी सब इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू, Thank you, करण everyone. सर।